नमस्कार साथियों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा। आपको इस वीडियो में कुछ अलग देखने को मिलेगा क्योंकि हमारे चैनल का मकसद है भारत में अलग-अलग लोगों से मिलना और अलग-अलग कल्चर, डाइवर्सिटी, अलग-अलग चीज़ों को जानना कि देश में अलग-अलग लोग क्या विचार रखते हैं, उनकी भी बातें हमारे चैनल के द्वारा आप तक पहुँचे। तो आज के समय में लोग नोट कमाने के लिए कहाँ-कहाँ नहीं घूमते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि क्या कभी आपने ये नोट देखा है? जिन्होंने भी देखा है वो कमेंट करके बताएँ। और ये एक नोट है जो मेरे हाथ में है, लेकिन ऐसे तमाम नोटों का संग्रह एक ऐसे इंसान के पास है जिससे हम आज आपको मिलाएँगे। वो वो कोई और नहीं, आप पीछे यहाँ एक बोर्ड देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए, आप लोगों ने नाम तो देख लिया होगा और वो क्या-क्या करते हैं उसको वो डिटेल्स में वहीं बताएँगे। तो दोस्तों हमारे साथ हैं राजेंद्र पाठक जी, जो कि किसी परिचय के मोहताज बगहा और पश्चिमी चंपारण में नहीं है। तो सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय दिया और मेरा नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। मैं राजेंद्र पाठक। आपने मेरे अपना कीमती समय और मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आपने जो प्रयास किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि मेरे मन में एक बार विचार आया विलुप्त होते हुए नोटों के बारे में। तो मान लो कि नोट धीरे धीरे आता है, जाता है, बदलता रहता है, तो मुझे यह चिंता रही कि आने वाली जो पीढ़ी है इसको हम कैसे बताएंगे कि इस प्रकार के नोट वाले चला करता था। एक बार मैं टीवी देख रहा था, तो देख रहा था उस समय ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थी, और मैं टीवी देख रहा था तो उसमें न्यूज आ रहा है कि सरकार जो है बाघों का संरक्षण करने का प्रयास कर रही है। बाघ यानी बगीचा? बाघ, बाघ टाइगर। अच्छा, बाघ टाइगर। टाइगर। हमने कहा कि टाइगर को बचाने की क्या जरूरत है। तो फिर हम बता रहे थे सरकार कि कुछ दिनों के बाद अगर टाइगर विलुप्त हो जाएंगे तो हम केवल उनको चित्र में ही बता पाएंगे, जी सजीव नहीं दिखा पाएंगे। अच्छा। तो मुझे उसी समय यह बात की प्रेरणा मिली कि क्यों ना मैं जो विलुप्त होते हुए नोट हैं उनका भी संग्रह करूं कि मेरे आने वाली पीढ़ी जो है वो भी देखे, जाने कि इस तरह के नोट चलते रहते थे, पहले चलते थे। इसलिए मैंने सोचा कि शुरुआत करते हैं। तो मैं एक निर्धन परिवार से आने से अच्छा मुझे यह काम में करने में बहुत कठिनाई हुई, क्योंकि बगहा में भी बहुत सारे लोग हैं जो पुराने धनी लोग थे, उन लोग घर में पुराने नोट मिल जाया करते थे, लेकिन मेरे घर में तो था नहीं। फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारा और प्रयास करना शुरू किया। तो इसमें कठिनाइयां आई क्या आपको? कठिनाइयां तो बहुत आई, क्योंकि पुराने नोट मिल नहीं रहे थे, मुझे खोजने में बहुत परेशानी हो रही थी। तो सबसे पहले मैंने नेट से पीछे के गवर्नरों का लिस्ट निकाला। अब तक कितने गवर्नर हुए, तो मुझे नेट से गवर्नरों का लिस्ट निकला। गवर्नर जो आरबीआई के गवर्नर है उन लोगों का लिस्ट निकला जी। तो वो लिस्ट मैंने नेट से निकलवाया। अच्छा। उस समय नेट की सुविधा भी जब मैं निकलवाया, उस समय नेट की सुविधा बगहा में नहीं। अच्छा, मतलब ये जो पश्चिमी चंपारण में जो दर्शक नहीं जानते, एक बगहा क्षेत्र है जिसको बगहा जिला के रूप में जाना जाता है। वहाँ पे एक फोटोकॉपी निकलवाने के लिए भी एक फोटोकॉपी तो निकल जाता था, लेकिन नेट से निकलवाने की सुविधा ऑनलाइन निकालने में दिक्कत होती थी। निकालने की सुविधा तो मैंने किसी तरीका से अपने एक हमारे रिश्तेदार थे जिनसे हमने प्रे किया, तो उन्होंने क्या किया कि नेट से निकलवा कर यह जो है आप जो है इसको देखिए, जो लिस्ट निकला हुआ है इसमें गवर्नरों का लिस्ट है। तो आप सब देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे भारत के अलग अलग गवर्नर जो रहे हैं उनका पूरा इसमें
दिया हुआ है, आप कब इसको कब देख सकते हैं। ऐसे और भी तमाम इसमें कॉपी ना है। वही नहीं लोगों का हाँ है कि कब से कौन कब से हाँ, कब कब से कौन रहा है, हाँ, उन्हीं का लिस्ट है। हाँ, तो ये बहुत अच्छी चीज है कि इन्होंने ये भी रखा है, और वीडियो में हम आगे और भी बहुत सारी चीजें देखेंगे। हाँ। आप बने रहें और आगे हम बात जैसे करते हैं। एक मिनट, जैसे आप देखिए इन लोगों का जैसे ये देखिए इन लोगों का नाम है गवर्नर लोगों का नाम लिखा हुआ है। गवर्नर लोगों का नाम है, कब कौन से है, कब से कौन कौन है लोग, इसमें लिखा हुआ है। यह लिस्ट हमने बहुत मुश्किल से तो निकलवाया। हाँ। ये जो लिस्ट आपने निकलवाया, इसके पीछे आपको क्या मोटिवेशन आया? मतलब ये लिस्ट निकलवाने से क्या फायदा हुआ आपको? फायदा यह हुआ कि हमको नोट को एकत्रित करने में, संजोने में हमको काफी सहूलत हो गया, आसानी हो गया। लिस्ट बाई लिस्ट, एक गवर्नर, फिर उसके बाद वो गवर्नर, फिर तीसरे गवर्नर। तो एक गवर्नर के जितने नोट होते थे, जैसे 1 रुपए का नोट, 2 रुपए का नोट, 3 रुपए का नोट, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, इस तरह से करवाइज करके मैंने उसको सजाना शुरू किया। अच्छा। तो इसमें हमको परेशानियां होती थी। मैं बराबर नोट, जब भी मैं LIC का भी करता था, मेरे पास नोट आते थे, उसमें से मैं गिन लेता था कि कौन कौन नोट जो है किस किस गवर्नर के है, तो मैं उसे निकाल कर। इसमें मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा, जैसे कि आपने बताया कि जिस वक्त आपको ये प्रेरणा मिला कि नोटों को संग्रहित करते हैं, तो वो साल कौन सा रहा? और उस टाइम आपकी मतलब पारिवारिक दृष्टिकोण से हालात कैसी थी? फिर भी आपने मोटिवेशन बनाया, जैसे आपने बताया कि निर्धन परिवार से रहने के बावजूद मैंने कोशिश करा कि मैं नोटों को संग्रहित करूं, तो इसके बारे में थोड़ा बताएं। जी, ये तो आप अच्छा सवाल पूछा हमसे, लेकिन मुझे थोड़ा सा यह समय तो पूरा एक्यूरेट अथी नहीं है, ध्यान नहीं है। लेकिन मेरा पहला अखबार में जब निकला था, वह सन इस अखबार में लिखा हुआ है। अच्छा। तो मैं अभी आपको देख कर बताता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये कुछ अखबार के कटिंग्स भी रखे हैं। हाँ, क्योंकि इन्होंने यह पहला जो निकला 2010 में निकला। अच्छा। पहला जो निकला वो 2010 में निकला। ये 14 दिसंबर 2010 की अखबार में निकला है। जी। लेकिन यार इसका काम तो पहले से ही चल रहा था। जी, काम इन्होंने पहले से ही कर रहे थे, मतलब लगभग ये मान सकते हैं कि 2000-2005 के आसपास। हाँ, उस समय कर रहा, क्योंकि संग्रहित करने में 2-4-5 वर्षों का वक्त तो लगा ही होगा। हाँ, उसके बाद से मैं एक एल्बम खरीदा। अच्छा। और उसमें गवर्नर वाइज करके नाम उसमें सजाना शुरू किया। अच्छा। तो मैं चाहूँगा कि अगर आपका अति हो तो मैं गवर्नर वाइज कुछ नोट आपको दिलाऊं। जी। तो दोस्तों अब वीडियो के हम इस कड़ी में आए हैं जहाँ पे हम अब नोटों को देखेंगे कि RBI के अलग अलग समय के अलग अलग जो गवर्नर रहे थे, तो उन्होंने कौन सा, मतलब उनके काल में कौन सा नोट आया, उसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं, पहले गवर्नर से। ठीक है। इसमें है ना कि नोट जो छपा जी, वो छठे गवर्नर से छपा। अच्छा। एक गवर्नर, पहला गवर्नर से नोट, क्योंकि हमारे यहाँ नोट तो पहले इंग्लैंड से छप के आता था। अच्छा, पहले इंग्लैंड से छप के आता था। तो ये बहुत बड़ी बात है जो मुझे भी नहीं मालूम था। तो ये आप लोगों को भी नोट करने वाली बात है कि भारत में जो पहला नोट छपा वो छठे गवर्नर ने छापा था। हाँ, ये बहुत अच्छी जानकारी है। वो छठे गवर्नर ने छापा, और छठे गवर्नर थे जिनका नाम मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों अभी दिखाएंगे राजेंद्र पाठक जी, और छठे गवर्नर का नाम ये इसमें अभी देख रहे हैं, देख के बता रहा हूँ जी। HVR आइनेगर उनका नाम। अच्छा, HVR आइनेगर नाम था उनका। हाँ। उस समय से मैं जब नोट छपा जी, तो छठे गवर्नर से मेरे पास नोट है जो आज तक के गवर्नरों का है। तो वो सन कौन सा था जिस सन में? अच्छा, वो छठे गवर्नर थे, वह रहे 1/3/1957 से 28/2/1962 तक। अच्छा। तो उसके बाद फिर दूसरा गवर्नर आया, तीसरा गवर्नर आया। मतलब हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि आजादी के 10 साल बाद पहला नोट छपा। हाँ। यानी 10 साल पहले तक जो भी था वो सिक्के चलते थे और
नोट बाहर से छप के आते अच्छा, नोट बाहर छप के आते थे। हमारे देश में कुछ छपने का वैसा सिस्टम नहीं था। तो पहला नोट हम आपसे चाहेंगे कि गुजारिश है हमारी कि आप पहला नोट हमें दिखाएं जी। कि कौन छपा। यह नोट है, आप देखिए इसको। यह है 10 का नोट है। पास आइए कैमरा मैन। हाँ, जब बात देखिए, अब इनका सिग्नेचर है या आप देखिए सिग्नेचर एच भी आई एच भी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, इसी नोट से मैंने वीडियो का शुरुआत किया था, क्योंकि ये नोट बहुत खास था। इसलिए मैंने इस नोट से आप लोगों को परिचय दिलाया था कि कैसे नोटों का ये संग्रहित कर रहे हैं। तो जो पहले गवर्नर थे, तो पहला नोट ये था 10 रुपए का। और भी दूसरी चीजें हम देखेंगे, और भी दूसरे नोट देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। यह जो नोट है जी, आप इसको देखिए, यह बहुत दुर्लभ नोट है। आप कभी कभी पुरानी फिल्मों में इस तरह के नोट आप देखने को आपको मिलेगा। जी, हमारी फिल्में जो पुरानी होंगी उसमें नोट मिलने का देखने का आपको मिलेंगे। ओके जी। तो ऐसे जो भी प्रमुख नोट है हम हाँ। वीडियो में देखेंगे, और बाकी जो ये सारे एल्बम है उसको हम टाइम लैप्स में देखेंगे। हाँ, टाइम लैप्स में आप देख सकते हैं। यह है 1 रुपये का नोट जो आप लोग देखेंगे। LK झा, IG पटेल, IG पटेल आप देखेंगे। यह नोट IG पटेल का नोट है। तो अद्भुत नोट है, यह बहुत दुर्लभ है। हम साथ में आने वाली पीढ़ी के लिए संजोग के रखते हैं। आपको मैं यह बताना चाह रहा हूँ, यह नोट आप देखेंगे एक बार। यह जो है नाना मल्होत्रा का नोट है। अब एक चीज मैं और खासियत बताऊं, एक खासियत का चीज यह है कि सबसे पहले 500 रुपये का नोट, समझे, राणा मल्होत्रा जी ने निकाला था। अच्छा, ये कौवे नंबर के गवर्नर हैं। ये हम आपको देख लिस्ट बता रहे हैं। यह देखिए, सबसे पहला नोट जो है यह 500 रुपये का नोट सबसे पहले राणा मल्होत्रा ने निकाला था। दोस्तों जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है, ऐसा वीडियो आपने कहीं नहीं देखा होगा। अगर आपने देखा भी होगा तो बहुत कम लोगों ने देखा होगा। क्या किसी ने कभी पहला 500 नोट देखा है, जो मतलब हमारे देश में पहला 500 का नोट छपा, वो आज मैं अपने वीडियो में दिखाऊंगा। वैसे ही पहला 10 का नोट, पहला 1000 का नोट, और जितनी भी अलग अलग नोटें हैं, पहला 1 का नोट, सब मैं दिखाऊंगा। तो वीडियो को आप देखें और शेयर करें, और हमें मनोबल बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब करें। तो ये है वो 500 का नोट। किसने किसने देखा है कमेंट करके बताएं, और अपने ग्रुप्स में शेयर करें और पूछे। अगर नहीं देखा है तो हमारी वीडियो दिखाएं आप। ये वाला वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के नोटों के ऊपर हम बात कर रहे हैं, हमारे आदरणीय राजेंद्र पाठक जी के साथ। पहला नोट आती है जो राणा मल्होत्रा ने अपने जब गवर्नर थे। तो दोस्तों RBI के जो 20वें गवर्नर थे बिमल जलाल, उन्होंने ये नोट छापा 1000 का नोट, जो कि 1997 से लेके 2003 तक वो रहे गवर्नर। तो उन्हीं के कार्यकाल में ये नोट छपा, आप देख सकते हैं, पहला 1000 का नोट। ऐसे ही और तमाम नोट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन हमारा अभी फोकस रहेगा बात करके और चीजों को डीपली जाने। अब आप, मैंने आपसे पूछा था कि क्या आपको परेशानियां भी आई इस दौरान? इसमें परेशानियां आई, लेकिन यह कार्य को करने में जो है, इसमें 2 प्रश्न मैं जोड़ना चाहूंगा परेशानियों में। एक आर्थिक परेशानी, और दूसरा क्या आपको सामाजिक कुछ लोगों से भी सुनने को मिला कि ये क्या कर रहे हैं आप, या एक तीसरा ये भी हो सकता है कि पारिवारिक लोगों ने सपोर्ट किया। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। आर्थिक परेशानी तो आई जी, उसमें तो यह तो मेरा जनरल परेशानी था। तो मैं आर्थिक रूप से विपन्न हूँ, तो आर्थिक परेशानी आना ही है जी। लेकिन इसमें जो है परिवार वालों ने मेरा सहयोग किया।
अच्छा, परिवार वालों का सहयोग मिला। सहयोग मिला। उन लोगों ने नहीं कहा कि काम आप क्या कर रहे हैं, ये सब बेकार का काम है, ऐसा उन लोगों ने नहीं कहा। और कभी कभी उन लोगों को पुराना नोट मिल भी जाता था तो मेरे लिए संग्रह करके रखते थे लोग जी। ये दिखलाते थे कि देखिए तो आपके काम के लायक है, तो मैं देखता था मेरे काम के लायक होता था तो मैं उसके बदला में दूसरा नोट देकर वो अपने एल्बम में लगा लेता था। इस तरह से करते करते अब जितने गवर्नर होते गए सभी गवर्नरों का सीरीज वाइज, जैसे मनमोहन सिंह गवर्नर रहे। अच्छा, मनमोहन सिंह जी गवर्नर रहे आरबीआई के, तो मैंने मनमोहन सिंह का 1 रुपए का नोट, 2 रुपए का नोट, 5 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट और 100 रुपए का नोट। मनमोहन सिंह के समय में 100 रुपया से बेसी का नोट नहीं था। तो इस तरीके से इन लोगों के पुरानी नोटों का संग्रह करना यह आसान काम नहीं था। यह लोग हमेशा खोजना, ध्यान देना और नोट आता था। हाँ, और साथ में आप एक टीचर थे, उसके अलावा टाइम निकालना उसमें करना। तो मैं करता गया और मेरे काम को देखने के बाद उस पत्रकार बंधुओं ने देखा कि भाई आप ऐसे कार्य कर रहे हैं तो क्यों न इसको कुछ प्रकाशित किया जाए। तो कुछ लोगों ने इसमें मेरा सहयोग किया और मैं अखबार में जो है छापा भी। तो ये मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। ऐसे करके परेशानियां तो देखिए, कोई भी अच्छा काम आप करेंगे तो परेशानी तो होती है ही है, लेकिन इसमें मेरी दो बेटियां थी, बेटे लोग थे, सभी लोगों ने मुझको सहयोग करके इस मंजिल तक पहुंचा दिया। और मैं बहुत खुशी महसूस करता हूँ कि चलो मेरे बाद मेरी आने वाली पीढ़ी जो है वह नोटों को देखेगी। अभी जो है 2000 का नोट जो है मैं आपको दिखला रहा हूँ। 2000 का नोट, ये 2000 का नोट जब बंद हो रहा था तो मेरे मन में बड़े सारे सवाल आ रहे थे कि भाई 2000 रुपया अब आपका बेकार होने जा रहा है, से आप इसको बचाइए, नहीं बचाएंगे तो 2000 रुपया आपका खत्म हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा कि 2000 रुपया का वैल्यू मैंने कम दिया और आने वाले भविष्य के लिए मैंने इसका महत्व ज्यादा दिया। ज्यादा देने के बाद मैं यह 2000 का नोट जो है नहीं भजाया। अच्छा। और यह मैं अपने संग्रहालय में रख दिया कि आने वाली जो मेरी पीढ़ी है वह पीढ़ी जो इस नोट को। तो एक चीज इसमें और सवाल आएगा हमारे दर्शकों के मन में, तो जैसे आप पीढ़ी की बात कर रहे हैं तो ये आप मतलब आपके घर के जो निजी लोग हैं वो देख सकते हैं या कोई अगर इंटरेस्टेड है तो आपसे आके मिलकर देख सकता है? मैं तो कहता हूँ लोग आवे और मेरे संग्रहालय को देखे। अच्छा। देखने के बाद आप जूम करके दिखलाइए, ये 2000 का। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ 2000 का नोट जो कि बंद हो चुका है, वो आज भी राजेंद्र पाठक जी के पास है, संग्रहित है। ये एक जज्बा ही कहेंगे कि 500, 2000 मतलब जितने भी तरह के नोट है सब इनके पास है। 1 रुपए का भी नोट आपको दिख रहा होगा, ऐसे आपको तमाम अलग अलग 100 के नोट, 50 के नोट, यहाँ 1000 का नोट आप देख सकते हैं। वैसे इधर 50 का नोट, 1000 का, 500 का, मतलब इन्होंने एक रिस्क लिया। इसलिए मैं कहता हूँ आप कोई भी काम करें बिना रिस्क का वो काम नहीं हो सकता है। अगर इन्होंने ये 2000 रुपए का इसमें रखने का रिस्क नहीं लिया होता तो हम आज इस वीडियो में नहीं दिखा पाते और इस पे बात नहीं कर रहे होते। तो ये आपने बहुत अच्छा कार्य किया। और मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे कि इसके अलावा भी कोई आपके शौक है या बस आप नोट को ही संग्रहित करते हैं, कुछ और भी आप सामाजिक कार्य करते हैं, कुछ बताइए। ऐसे देखिए, एक अभी जो है सामाजिक कार्य में मैं कोई भी धार्मिक कार्य होता है। अच्छा। जैसे अभी बाजार में अष्टजाम का कार्यक्रम हुआ, उसमें मैं भाग लिया। जैसे शौक तो मैंने बहुत पाला था। अच्छा। अभी मैं कई शौक को अपने जीवन में पालता रहा, करता रहा। जैसे मेरा एक शौक था पत्र लिखने का। अच्छा, पत्र लिखना। हाँ, पत्र लेखन। हाँ, पत्र लिखने का ये शौक था और मैं हमेशा बीबीसी में पत्र लिखता रहता। अच्छा, बीबीसी में पत्र लिख करते थे आप? और मैं बीबीसी में पत्र लिख रहा था तो मेरे हमारे यहाँ एक ब्रांच मैनेजर थे, बंधन राम। अच्छा, किस बैंक में थे?
LIC में। अच्छा, LIC में। उस समय बगहा में सहायक पद पर थे वो। अच्छा, सहायक। हाँ, और उस समय एक हमारे डीओ होते थे कश्यप जी, वो भी थे जी। BBC के सुबह के कार्यक्रम में मैं बोला कि आज का पत्र आया है राजेंद्र पाठक गुजरी बाजार बगहा से। उन लोगों ने सुना और हमारे डीओ को एजेंट बनाने का शौक, उनका पेशा होता है एजेंट बनाना, बिजनेस बढ़ाने के लिए। उन्होंने हमसे भेंट किया और हमको एजेंट बनाए और एजेंट बनाने के बाद हमको ले गए बंधन जी से भेंट करवाया। अच्छा। कहे कि यही है राजेंद्र पाठक जी। मैं उस समय उनकी बात को मैं नहीं समझ सका कि क्यों कहे कि यही है राजेंद्र पाठक। अच्छा। बाद में मुझे पता चला कि मेरा परिचय तो BBC ने करा दिया। अच्छा, आपका परिचय BBC ने करा दिया था, तो यहाँ से आपका एक अभिकर्ता बनने का शुरुआत हुआ। उसके पहले आप क्या करते थे? उसके पहले मैं टीचर था और आज भी मैं टीचर हूँ, प्राइवेट टीचर हूँ। मैं स्कूल में पढ़ाया तो बिजनेस पर कम ध्यान दिया, शिक्षा पर ज्यादा दिया। गरीब बच्चों को शिक्षा दिया, जो फीस दिया वो भी ठीक, नहीं दिया वो भी ठीक। क्योंकि उस टाइम बहुत से बच्चे पढ़ नहीं पाते थे और भारत का साक्षरता दर कम था। तो ये एक आपने अच्छा स्टेप लिया कि बहुत से लोग बोल सकते हैं कि इन्होंने अपना जीवन क्यों खराब किया, बिजनेस करते तो हो सकता था, आज इनकी आर्थिक स्थिति कुछ और होती, लेकिन इन्होंने शिक्षा अपनाया, इन्होंने अपना थोड़ा सा सेक्रीफाइस करके बहुत बच्चों का जीवन बनाया होगा। कुछ ऐसे बच्चे बताएं जो आपके द्वारा पढ़ के अच्छा किए हो। मेरे बच्चे यहाँ पढ़ाए हुए हैं जो MBBS डॉक्टर बने हुए हैं। MBBS डॉक्टर? हाँ, कुछ इंजीनियर बने हुए हैं जी, कुछ CA बने हुए हैं। CA ही बने हुए हैं? हाँ, कुछ जो है हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार बना हुआ है। ऐसे करके बहुत सारे लोग जो हैं, कुछ लोग बिजनेसमैन है। अच्छा। अभी भी मुझे लोग सहयोग करता है। अच्छा। गुरु जी के नाते। गुरु जी के नाते। मुझे बाजार में बच्चों का, लोगों का, समाज का सहयोग मिलता रहता है। और जैसे कि अभी जैसे मान लीजिए आप अभी अपने लगभग आप 7 साल के ज्यादा उम्र के लग रहे हैं, लेकिन अभी भी आप नौजवान हैं बातों से और अपने सपनों से। बहुत से लोग होते हैं जो 30-40 वर्ष की आयु में वो सोच से भी और शरीर से भी और मानसिक तौर पे भी बुरे हो जाते हैं। वैसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ, आशा ही जीवन है, आशा ही जीवन है, जीवन ही आशा है। आदमी आशावान बनिए और समाज के लिए कुछ करते रहिए। जैसे आपको लगे, जैसे मैं LIC का एजेंट बना, तो मेरी इच्छा हो रही थी कि मैं ऐसा LIC का एजेंट बनूं जो पूरा इंडिया में कोई ना हो। अच्छा, ऐसा आपने क्या कर दिया राजेंद्र पाठक जी? ऐसा मैंने कहा कि मैं अपने 30 साल के कैरियर में यह कोई नहीं कह सकता है कि आपने प्रीमियम दिया हो या नहीं किया हो। अच्छा, जैसे जो प्रीमियम होता है बहुत से एजेंट दे के भूल जाते हैं या किसी कारण, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा। वाला दूसरा बात यह है कि मैंने यह 30 साल का LIC का सफर तय किया, पैदल चलकर किया, किसी प्रकार का सवारी का उपयोग नहीं किया। अच्छा, साइकिल से भी नहीं चला? साइकिल भी नहीं चलाया। तो फिर तो आपको बीमा करने में बहुत परेशानी आती होगी। होती थी, लेकिन एक बेईमान आदमी भी जो है वो भी एक ईमानदार नौकर खोजता है। तो हमने ईमानदारी को एक, जैसे है ना, ऑनेस्टी इज ए गुड पॉलिसी, इसलिए मैंने ईमानदारी को अपनाया। अच्छा। और ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए मैं और मेरा परिवार यहाँ तक आ गया और मैं अपने जीवन के पड़ाव पर आ गया। आज तो कोई यह नहीं कह सकता है कि आपने मेरा प्रीमियम, चाहे मेरा आपके यहाँ 10 रुपया, मतलब ऐसा कोई दिन नहीं रहा होगा जिस दिन आपको सोने में डर लग रहा हो, कल मेरे साथ क्या होगा, ऐसा नहीं लगा। अच्छा। इसलिए कि मैंने कभी किसी का बुरा किया नहीं, हमेशा लोगों का भला के बारे में सोचा। ठीक है, आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और आता है, क्या कि कोई चीज का आपको मलाल है कि आप ये करते तो आप जीवन में कुछ और होते या आपका सपना हो वो पूरा ना हो पाया हो? सोचे थे कि अगर सरकारी टीचर हो जाते जी। तो मुझे सरकारी टीचर लोगों पर बहुत दर्द होता है। अच्छा। तो उनको अच्छा वेतन मिलने के बाद भी वो स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं। अच्छा दोस्तों, जैसे कि बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था है अभी कुछ जाके कई मामलों में सही हो रहा है, लेकिन जब राजेंद्र पाठक जी टीचर थे उस समय, जैसे प्राइवेट टीचर थे, तो इनको ये दर्द होता था कि जो सरकारी स्कूल के मास्टर्स हैं वो वेतन तो उठाते हैं पर वो उस शिद्दत से पढ़ाते नहीं। तो ये इनको एक मलाल है। आपके भी लाइफ में कौन सा ऐसा ड्रीम है जो लगता है कि
आपका पूर्ण हो जाता तो आप आज कुछ और होते, जरूर कमेंट करके बताएं। एक चीज और पूछना चाहूंगा, जैसे कि आपने अभी हाथ में ये शाहिद कपूर का फोटो लगा हुआ है और 10 का नोट, आप इसको लेमिनेशन करवा के रखे हुए हैं। लेमिनेशन करके आया हुआ था। अच्छा, लेमिनेशन करके आया हुआ से आया था। अच्छा, दाग से आया था। तो इसकी क्या कहानी है इसका दोस्तों? कहानी- सनसनीखेज हमारे इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा शाहिद कपूर का पासपोर्ट साइज फोटो और 10 का नोट। इसकी क्या है कहानी, राजेंद्र पाठक की जुबानी। अब देखिए, एक बार मैंने एक पत्र लिख दिया, एक बार मैंने एक पत्र लिखा, क्योंकि पत्र लिखने की हॉबी थी। अच्छा, पत्र जो आपने बताया कि पत्र लेखन का आपका हॉबी था। उस पत्र लिखने का हॉबी में क्रम में मैंने एक बार शाहिद कपूर के पास एक चिट्ठी लिख दिया। अच्छा, तो शाहिद कपूर ने यह जो है लिफाफा आया, उसमें यह पत्र, उसमें उनका फोटो और रुपया था। तो मैंने देखकर बड़ा खुश हुआ। अच्छा, मतलब शाहिद कपूर को आपने पत्र लिखा तो वो सम्मान में इन्होंने अपने फोटो के साथ ये 10 का नोट भेजा। तो ये बहुत बड़ी बात है। ऐसी घटनाएं किनके किनके साथ हुई हैं आप बताएं, हमसे शेयर करें, हम और भी वीडियोज कवर करेंगे। आप भी अगले वीडियोज में हमारे हो सकते हैं। हमारे चैनल को सपोर्ट करें, हम पूरा अलग अलग, आपको मैंने पहले ही बताया, कल्चरल डाइवर्सिटी और अलग अलग लोगों से मिलवाएंगे। तो एक चीज इसमें और निकल के आता है कि आप पत्र लेखन की बात कर रहे हैं, लेकिन आज के वक्त में बच्चे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अलग अलग तमाम, जैसे जीमेल हो गया, उसके द्वारा मेल भेज देते हैं। चीजें आसान हो गई हैं। तो क्या आज के भी टाइम में युवाओं को पत्र लिखना चाहिए? इसके क्या फायदे हैं? आज के जमाने में भी लोगों को पत्र ही लिखना चाहिए। क्यों? पत्र लिखने से 3-4 फायदे हैं। एक तो लेखन कला उनके अंदर आएगी और शब्दों का ज्ञान रहेगा, और शब्दों का ज्ञान रहेगा। उसके बाद चिट्ठी जो जाती है, एक फिल्म का गीत है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। जब डाकिया आता था तो दूसरा ही आनंद आता था। अच्छा, खुशियां आ जाती थी। डाकिया आया, डाक लेकर आया, खुशी का पैगाम लेकर आया। लोग उसे भी 2 रुपए खुशी में देते थे। तो इस तरीका से चिट्ठी लिखना जो है ज्यादा कारगर है। चिट्ठी लिखना भी चाहिए। और चिट्ठी लिखने का क्रम में एक बार क्या हुआ कि मैं एक दुकान पर बैठा था, तो दुकान पर बैठा था, एक आदमी आया जी, कहा कि भाई हम एक साबुन उसने मांगा जी। तो कहा कि उन्होंने कहा कि साबुन यहाँ नहीं मिलता है। हमने कहा क्यों नहीं मिलता है भाई? अच्छा, यहाँ कोई डीलर नहीं है। अच्छा, तो मैं उस कंपनी के पास चिट्ठी लिख दिया। अच्छा, उस साबुन वाले कंपनी के पास कि आपका साबुन हमारे यहाँ क्यों नहीं है? उन्होंने तुरंत हमारे पास चिट्ठी दिया। अच्छा, मैं वो चिट्ठी दिनों तक रखा हुआ था। अच्छा, कि मैं वहाँ आप दुकानदार से कहा कि देखिए, मेरे बड़े भाई थे गांव के, दुकान में भाई उनका इज्जत करता था। मैंने कहा कि देखिए, मैंने चिट्ठी लिखा, वहां से आ गया है, अब बहुत जल्दी साबुन बाजार बिकने वाला है। तो यह जो लिखने की प्रवृत्ति जो मेरी रही और यह चिट्ठी आने का, यह मेरा एक हॉबी रहा। तो मेरा हॉबी रहा चिट्ठी लिखने का। आज के युवा कैसे शुरू करे चिट्ठी लिखना? पहले अपने मित्रों को लिखे। अच्छा, मित्रों को लिखे। आज भी पोस्ट कार्ड मिलता है, पोस्ट कार्ड पर लिखे। अच्छा, और जन्मदिन जो है, जन्मदिन की बधाई पोस्ट कार्ड से दे। 12 बजे रात को जो हैप्पी बर्थडे भाई बोल देते हैं, तो आप चिट्ठी उसके डालिए पोस्ट में, उससे पोस्ट, उससे उसको और एक अलग खुशी महसूस होगी, खुशी महसूस होगी। मैं चाहूंगा कि लोग जो है लेखन विधि को अपनावे और मोबाइल का यूज ज्यादा न करें। जहाँ अति आवश्यक है वहीं इसका, मतलब कि मोबाइल को अपने लाइफ का एकदम पार्ट ना बना ले कि ये जरूरी हो गया है। हाँ। मैं ये नहीं करूंगा तो वो मर जाएगा, ऐसा नहीं, या उसको एनर्जी नहीं मिलेगी, नहीं, ऐसा नहीं हो। इसलिए मोबाइल का सदुपयोग हो, उसका दुरुपयोग ना हो। मतलब उसका सही तरीके, हाँ, जहाँ जरूरी है वहाँ आप ईमेल करें। हाँ। और जहाँ आपको अपने हॉबीज के रूप में अपने लेखन कार्य को आगे बढ़ाना है, हाँ, तो आप अपने दोस्तों, मित्रों तक, परिवार वालों तक कर सकते हैं। इसमें एक लेखन की बात है। तो मुझे बहुत आनंद आता है समाज का सेवा करके। और मैं मदनपुर स्थान पर 4 दिन तो माँ भंडारा का सेवा होता है, और मैं वहाँ पर सेवा करता हूँ निस्वार्थ भाव से। इसलिए कि मैं गरीब से गरीब व्यक्ति का के खुशियां देने का प्रयत्न करता हूँ। ये क्योंकि
क्योंकि मेरे मेरे मन में समझ में बात है जी। कि जो मैं दिया रहूंगा वही मिलेगा। अच्छा। एक किसान खेत में धान बोता है तो धान मिलता है, गेहूं बोता है तो गेहूं मिलता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि खुशियां दूं, क्योंकि मुझे खुशियां मिले, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा आदमी को प्रयास करता हूं खुशी देने का। अच्छा, इसको ये भी बोल सकते हैं नेकी कर और दरिया में डाल, जैसे कि एक शब्द था बहुत पहले कि आप अच्छा करेंगे तो उसका परिणाम। हाँ, मैंने कहने का मतलब है कि मैंने करके और छोड़ दिया, इसका मतलब यह हुआ कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो, वही चीज है। और नेकी कर दरिया में डाल का मतलब यह हुआ जी। कि आप कर्म करिए और फल की चिंता ना करें। तो आज के टाइम में मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप बिल्कुल हमारे दादाजी की उम्र के हैं, तो आपसे ज्यादा बेहतर इस पे राय कौन दे सकता है? आज के टाइम में बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा पेशेंस यानी धैर्य की कमी है और बहुत से बच्चे डिप्रेशन में और एंजाइटी और साथ में भविष्य को लेके इतने ज्यादा उतावले हैं कि वो मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे वो खोखले होते जा रहे हैं। इसके तो इस पे कुछ आप प्रकाश डालें। इसके पीछे जो है ये जो हम आधुनिकरण की दौड़ 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 में लोग दौड़ रहे हैं। जी। सभी लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा, कोई नहीं चाह रहा है कि मेरा बच्चा एक छोटा बिजनेस करे, सब कोई चाह रहा है कि मेरा बच्चा डीएसपी, एसपी और कलेक्टर बन जाए। जबकि आप सोचिए, अब मैं बगहा पुलिस जिला में रहता हूँ जी। यह पुलिस जिला में आप देखेंगे रामनगर है जी, जी। आपको बगहा है, भैरूगंज है जी, धनहा है। इतने धनहा में इतने में एगो एसडीओ है। अच्छा। एगो एसपी है। ये क्षेत्र बड़ा क्षेत्र है। हाँ, इतने में है, लेकिन स्कूल कितने हैं? बहुत सारे हैं, पढ़ने वाले लोग बहुत सारे हैं जी। तो हमको यह देखना चाहिए, मेरी बात मेरे व्यक्तिगत राय है। अच्छा। लोग माने या ना माने उनकी मर्जी है, तो ये उनकी समझ है। हाँ, लेकिन मैं यह कहूंगा कि हम सभी जो है बगहा में एक एसडीओ हैं और एक एसपी है। हम सभी एक एसडीओ और एक एसपी के लिए अपने सभी बच्चों को बढ़ा दिए हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होकर कलेक्टर बनेगा। जब वह नहीं देखता है कितनी सारी दुकानें हैं, मेरा बच्चा दुकान चला सकता है। इसमें देखता है कि बहुत सारे ऐसे भी दुकानों के अलावा बहुत सारे सेवा देने वाली संस्था काम काज जैसे सेवा दे सकते हैं जी। हम अपने बच्चों को उस क्षेत्र में भी ले जा सकते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि पेरेंटिंग की कमी है। हाँ, क्योंकि सभी बच्चे जो हैं, सभी गार्जियन जो है अपने बच्चों को सीधे चाहता है कि अगर मेरा बच्चा किसी कारण से 60 नंबर ला लिया तो गार्जियन समझता है कि मेरा बच्चा सबसे मेरिट वाला है और उसको क्या करता है कि भेज देता है कोटा पढ़ने के लिए। कहता है बाबू भाई खेतवा पानी धर रह के पढ़ा रहे हैं। बच्चा वहां जाता है, पिताजी कहते हैं कि घर आता है तो कहता है बाबू भाई खेत पानी धर देने तरह पढ़ा जाता है। अब बच्चे के अंदर वो क्षमता नहीं होती है, जैसे बच्चा डिप्रेशन में जाता है और कुछ घटनाएं घट जाती है जो नहीं होना चाहिए। इन्होंने एक भोजपुरी में वाक्य कहा कि लोग खेतों को बाने धर देने का मतलब होता है कि उसको किसी और के हवाले कुछ पैसा लेकर दे देना। और बच्चों को पढ़ने के लिए बिहार में ऐसा चलन है जो कि किसी से छुपा नहीं है, ये बहुत से लोग रिलेट कर पाएंगे। लोग कोटा और साथ में दिल्ली तमाम यूपीएससी बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए भेज देते हैं। कहने का मतलब है कि बहुत से बच्चे, बहुत से क्या लगभग आप 98% का 99% का रेशियो मान सकते हैं कि बच्चे एग्जाम देते हैं और उनका कुछ नहीं होता है क्योंकि सीटें लिमिटेड है। तो कहने का मतलब है कि अपना युवापन, अपना ऊर्जा सही चीजों में लगाएं, एक ही दौड़ के पीछे, रैट रेस जिसको बोलते हैं, चूहे की दौड़ अपना दौड़े। हाँ, अगर आप उस लायक है, मैं भी मना नहीं कर रहा हूँ, जिनको करना है वो कर सकते हैं, लेकिन आप चीजें व्याप्त हैं, आप अलग अलग चीजों में अपना ऊर्जा लगाएं, शायद आपको और उसमें ज्यादा सफलता मिल सकती है। तो अगले कड़ी में हम किस विषय पे बात करेंगे, कुछ बताइए। अगले बार आप हमसे सिक्कों के विषय में बात करिए जी। मैं सिक्कों का संग्रह किया हूँ। अच्छा। और मैं अब आने वाली बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को नहीं जानते हैं कि पहले सोरे आना का 1 रुपया हुआ करता था। अच्छा। 64 पैसे के
1 रुपया हुआ करता था। जैसे आज के टाइम में 100 पैसे का 1 हाँ रुपया हाँ, होता है। उससे 64 पैसे का होता था। 1 पैसे का भी आधा पैसा हुआ करता, उसको आधी बोला जाता था। अच्छा। तो मेरे संग्रहालय में उस समय के 1 पैसे, 2 पैसे और 4 पैसे के 1 आना होता था। उस तरह के मेरे पास संग्रहालय में उस तरह के सिक्कों का संग्रह है। मैं चाह रहा हूँ कि मेरी इच्छा है, मेरी सोच थी कि मैं एक बार बगहा एसडीओ से बात करूं और 26 जनवरी के अवसर पर एक मैं प्रदर्शनी लगाऊं और जिसमें मैं सिक्कों का और अपने नोटों का संग्रह जो है दिखाऊं। मैं अपने आप आने वाली भावी पीढ़ियों को बताऊं। तो ये आपकी इच्छा है। तो जो भी ये वीडियो लोग देख रहे हैं वो इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करें कि जो बिहार में बगहा जिला है जो पश्चिमी चंपारण के अंतर्गत आता है, और मेरा निवेदन बगहा के एसपी और पश्चिमी चंपारण के जो डीएम साहब हैं उनसे है कि आपके चंपारण में एक ऐसे हीरे हैं जो सिक्के और नोटों का संग्रह रखे हुए हैं। तो इनकी इच्छा है कि ये वो सिक्के और नोट 26 जनवरी के दिन जो बच्चे आते हैं जहाँ पे कार्यक्रम होती है, सरकारी कार्यक्रम, वहां पे दिखाई जाए। तो ये बहुत अच्छा होगा। बिहार के अलग अलग जैसे चीजों में बिहार सरकार और अलग अलग मतलब पदाधिकारी और जो अधिकारी लोग हैं वो लोग नए नए चीजों को खोज रहे हैं, तलाश कर रहे हैं कि वो देश दुनिया तक पहुंचे कि बिहार में कैसी कैसी चीजें रही हैं पहले और अभी भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो अलग अलग चीजें कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं, और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, जो कि हमें और वीडियोज बनाने में एक उत्साह देगा, जिससे हमें लगेगा कि हमारे जो भी भाई बंधु हैं वो हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं। तो आज के जो हमारे गेस्ट थे श्रीमान राजेंद्र पाठक जी, इनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। इनको अभी ट्यूशन पढ़ाने भी जाना था, लेकिन उसमें से ये अपना टाइम निकाल के हमारे साथ वीडियो बनाए। तो मैं इनका बहुत धन्यवाद करता हूँ, हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना टाइम हमको दिया, इसलिए मेनी मेनी थैंक्स। अगले बार अगर आप मुझसे वीडियो बनाएंगे कहेंगे तो मैं अपने सिक्कों का संग्रह आपको दिखलाऊंगा। तो अगली बार सिक्कों का संग्रह हम अपने श्रीमान जी के साथ देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन में उत्साह बनाए रखें, कभी भी निराश ना हो, यही हमारा आज का थीम है। और एक सपना देखें और उसको पूर्ण करने के लिए लगे। शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब और लव यू एवरीवन।